हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पहली दो वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उन दो वीडियोस में हमने कवर किए हैं 3 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, जो टोटल कवर करते हैं हमारे 11 मार्क्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राथमिक गतिविधियाँ। और अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चैप्टर 4, 5, 6 एंड 7 कलेक्टिवली 19 मार्क्स के हैं, जिनमें से आज हम चैप्टर 4 को कवर करेंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और मैथ्स के पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से मैथ्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आओ चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, यानी जिनको हम आर्थिक गतिविधियां भी बोलते हैं, यानी आर्थिक गतिविधियां, इनको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसमें पहला आता है प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक गतिविधियां, फिर आता है सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीयक गतिविधियां, फिर आता है टर्शरी, और इसमें क्वाटरनरी और क्विनरी भी आती है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। टर्शरी इसको हम बोलते हैं तृतीयक गतिविधियां। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उन गतिविधियों को कहते हैं जो या तो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करें, यानी हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, या कोई इनकम जनरेट करें। ठीक है, या तो ह्यूमन नीड को फुलफिल करें, यानी मानव ज़रूरतों को पूरा करें, या और कोई इनकम जनरेट करें। ठीक है, कोई हमें इनकम जनरेट करे, तो उन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट में आता है क्या, हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिकार और संग्रहण। दूसरे नंबर पे आता है पेस्टोरलिज्म, जिसे हम बोलते हैं पशुपालन। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक वो पशुपालन जो हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक पशुपालन वो जिसमें हम मार्केट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं नोमैडिक पेस्टोरलिज्म और कॉमर्शियल पेस्टोरलिज्म। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक क्या, सब्सिस्टेंस, यानी खुद की जीवन निर्वाह करने के लिए, खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए, और दूसरा क्या है, कॉमर्शियल पर्पज यानी मार्केट के लिए। और फोर्थ नंबर पे आता है माइनिंग, जिसे हम बोलते हैं खनन। ठीक है, इन 4 टॉपिक्स को इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये वो एक्टिविटीज़ है जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ किया करती है, जब ना तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, ना लोगों को कृषि करना आता था। तो वो अपना पेट कैसे भरते थे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे, शिकार करके और चीज़ों को इकट्ठा करके। पेड़ों पे से फल मिल जाना, या किसी बड़े शिकारी ने जो शिकार किया है उसको छोड़ दिया, तो उस शिकार को लेके अपना पेट भर लेना। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है प्रिमिटिव सोसाइटी में, यानी आदिम समाज में। जो नया नया समाज है, अभी उनके पास टूल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खेती कर सके या कुछ और एक्टिविटी कर सके। तो प्रिमिटिव सोसाइटी सस्टेन ऑन दीज एक्टिविटीज, आदिम समाज इन्हीं गतिविधियों पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्या आता है, प्रैक्टिस इन द रीजन विथ हार्श क्लाइमेट, यानी जहाँ पे बहुत कठोर जलवायु है। कठोर जलवायु मतलब या तो एक्सट्रीम ठंड है या एक्सट्रीम गर्मी है। तो उन रीजन्स में एग्रीकल्चर करना, खेती करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो वहाँ पे जीवन को कैसे निर्वाह करना है, जब अपना जीवन कैसे जीना है, लाइवलीहुड कैसे अर्न करनी है, तो उसका एक ही मेन काम है क्या, कि हम हंटिंग करें। ठीक है, यील्ड पर पर्सन बहुत लो है, प्रति व्यक्ति उपज बहुत कम है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम शिकार पे जाए तो कुछ शिकार ले ही आए, हर बार कुछ कलेक्ट करने जाए तो कुछ मिल ही रहा है। तो इस वजह से क्या है कि प्रति व्यक्ति उपज जो पर कैपिटा कलेक्शन है वो बहुत लो है। नेक्स्ट क्या है कि कौन से एरियाज में होते हैं, तो ये हमने पढ़ा था हार्श क्लाइमेट वाले एरिया में होते हैं। तो कहाँ होंगे, कनाडा में होंगे,
सदर्न चिली में होंगे, यूरेशिया में होंगे और अमेजन बेसिन्स में होंगे। सेकेंड फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज क्या था? पेस्टोरलिज्म यानी पशुपालन, पशुओं को पालना। इसमें भी दो तरह का डिवीजन हो जाएगा। एक वो पशुपालन जिसमें हम अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए पशुओं को पाल रहे हैं, इधर फॉर देयर मीट, मिल्क और फर, किसी चीज के लिए भी हो सकता है। एंड सेकंड वन क्या है कि हम कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए उसको कर रहे हैं, यानी मार्केट के लिए कर रहे हैं। चाहे उससे दूध मिले, मीट मिले या उसका चमड़ी मिले, वो हम अपने पर्सनल कंजम्पशन में नहीं करेंगे, पर्सनल यूज नहीं करेंगे, वो मार्केट के लिए बनेगा। तो क्या है, बेस्ड ऑन जोग्राफिकल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनिमल रियरिंग इज प्रैक्टिस एट सब्सिस्टेंस यानी पर्सनल कंजम्पशन वाले लेवल पे और कॉमर्शियल लेवल पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी, उसको हम नोमैडिक हर्डिंग भी कहते हैं। तो ये सब्सिस्टेंस वाले के पर्सनल कंजम्पशन के लिए चीज यूज हो रहे हैं, ठीक है, निर्वाह के लिए, अपने ही जीवन को जीने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पेस्टोरल नोमैडिज्म। इट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, यानी इस स्टेज में भी अभी एग्रीकल्चर करना नहीं सीखा है, वो जानवरों को बस अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे पशुपालन खानाबदोशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आदिम जीविका गतिविधि है। खानाबदोश कौन होता है? नोमैडिज्म क्या होता है? नोमैडिक ट्राइब्स कौन होते हैं? जो एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं, वो कंटिन्यूस मूवमेंट पे रहते हैं। जैसे ही कश्मीर के बकरावाल्स, कश्मीर के बकरावाल्स कैसे रहते हैं कि अगर ठंडी आ गई है तो वो कश्मीर से नीचे उतर के जम्मू में आ जाएंगे, और जब गर्मी आ जाएगी तो वापस से ऊपर पहाड़ों की बर्फ पिघल जाएगी और वहाँ पे जो घास है वो दोबारा से आ जाएगी, तो वहाँ पे वो पेस्चर करा सकते हैं, अपने जानवरों को चरा सकते हैं, तो वापस से फिर जम्मू से फिर कश्मीर चले जाएंगे। तो जो कंटिन्यूस मूवमेंट पे रहते हैं इसी को हम बोलते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म या खानाबदोश पशुपालन। अभी जो प्रोसेस है माइग्रेशन की, कि ठंडी में ऊपर वाले एरियाज से नीचे आ जाना और गर्मी में नीचे वाले एरियाज से माउंटेन्स पे चले जाना, इस प्रोसेस को बोला गया ट्रांसह्यूमनेस। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पेस्चर ऑन माउंटेन ड्यूरिंग समर एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन टू पेस्चर ड्यूरिंग विंटर इज नोन एज ट्रांसह्यूमनेस। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के टाइम पे, ग्रीष्म ऋतु के दौरान मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों पर स्थित चारागाहों की ओर और फिर सर्दियों के दौरान पहाड़ी चारागाहों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास करने की प्रक्रिया को ट्रांसह्यूमनेस के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? नॉर्थ अफ्रीका, यानी देखो यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, ये रहा नॉर्थ अफ्रीका। अरेबियन पेनिनसुला में होती है, ये रहा अरेबियन पेनिनसुला। मंगोलिया में होती है यहाँ पे। सेंट्रल चाइना में होती है, ये रहा सेंट्रल चाइना। यूरेशिया में होती है, ये रहा यूरेशिया, यानी जिसमें यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट हो। साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में होती है, ये रहा साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। और मेडागास्कर आइलैंड पे होती है, ये रहा मेडागास्कर आइलैंड। यहाँ पे हमें इस मैप को भी देखते हुए चलना है, मैप पे भी हमें फोकस करना है, क्योंकि इस चैप्टर से मैप आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी हम पालतू जीव जंतु रहे हैं, पशुपालन ही कर रहे हैं, बट वो पशुपालन हम अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेड कर रहे हैं, मार्केट के लिए कर रहे हैं। तो क्या है? कॉमर्शियल लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्यों बोला? कि जिन चीज़ों का हम स्टॉक कर रहे हैं, जिन्हें इकट्ठे कर रहे हैं, वो जिंदा है, यानी जानवर है ना, वो जिंदा है, तो इसलिए उन्हें लाइव स्टॉक बोला गया। वाणिज्यिक पशुधन पालन, इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज तो हो गई, क्योंकि जब हम, अब हमारे पास एक दो बकरियां नहीं है, बहुत सारी बकरियां हैं, कोई भी जानवर हो सकता है, तो उनकी देखभाल करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा वो। कैपिटल यानी पैसा भी बहुत लगेगा, उनके लिए शेड लगेगी कि कहाँ पे वो रहेंगे, उनके हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इट इज़ प्रैक्टिस होना परमानेंट रेंचेज, यानी एक परमानेंट एरिया होना चाहिए, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म की तरह नहीं कि कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ कुछ दिन वहाँ, नहीं, इसको एक फिक्स एरिया चाहिए जहाँ पे परफॉर्म होगा। तो इट इज़ प्रैक्टिस ऑन द परमानेंट रेंचेस। ये अधिक संगठित होता है, पूंजी प्रधान है, और इसका अभ्यास स्थायी पशु फार्मों पर किया जाता है। मेन फोकस किस पे होता है? ब्रीडिंग, यानी प्रजनन कराना है और प्रोड्यूस करने, हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करने। जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट करने से क्या होगा कि उनके अंदर डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी बिल्डअप करना, कि जल्दी से बीमार ना पड़े, वो अच्छा मीट प्रोड्यूस करें, अच्छा फर प्रोड्यूस करें, अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करें। डिजीज कंट्रोल के, रोगों पे भी नियंत्रण करना है, कि समटाइम्स अगर एक पशु में फैल गया तो बाकी पशुओं में ना फैले, कंट्रोल भी करना है, उस पर भी फोकस करना है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड, यहाँ केवल एक ही प्रकार के जानवर पाले जाते हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही प्रकार के। ये किस किस एरियाज में होता है? न्यूजीलैंड, यानी यहाँ पे होता है न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना में होता है यहाँ पे, उरुग्वे, और यूएसए में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, मैप पे भी थोड़ा ध्यान देना है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा हंटिंग एंड गैदरिंग, फिर हमने पढ़ा पेस्टोरलिज्म, उसके दोनों पार्ट पढ़े, कि पर्सनल कंजम्पशन वाला यानी नोमैडिक पेस्टोरलिज्म, यानी कॉमर्शियल वाला कॉमर्शियल पेस्टोरलिज्म। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी दो तरह की है, एक वो खेती जिसमें सिर्फ अपने लिए या अपनी लोकेलिटी के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और
एक वो खेती जिसमें हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं कि उसमें जो भी प्रोड्यूस होगा उसको मार्केट में सेल करेंगे, पर्सनल कंज्यूम नहीं करेंगे। तो आओ कृषि पे आ जाते हैं। तो क्या लिखा है कि एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। फिजिकल कंडीशन कैसे कि कैसा एरिया है, कि वहाँ पे माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं, या वहाँ पे क्या है पेनिनसुला है या डेजर्ट है, यानी जैसा एरिया होगा वैसी ही फसलें उगेंगी और वैसा ही हम वो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कि वहाँ पे वो मैनुअल लेबर से एग्रीकल्चर कर रहे हैं या मशीनों के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्या उस एरिया में रहने वाले सब लोगों के पास बराबर जमीन है या किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। तो ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। कृषि का अभ्यास भौतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनेक संयोजनों के अंतर्गत किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन फार्मिंग, यानी अलग अलग क्रॉप्स के बेसिस पे या लाइव स्टॉक रेस के बेसिस पे। खेती के तरीके के आधार पर कृषि की प्रणालियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, कि अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं और पशुपालन भी किया जाता है कि हम फसलें भी उगा रहे हैं पशुओं को भी पाल रहे हैं, क्योंकि पशुओं को भी तो खाने के लिए फोडर चाहिए ना, उनका खाना चाहिए, तो वो कहाँ से, वो भी तो खेती से ही प्रोड्यूस करेंगे जो चारा है उनका। तो हमने बताया था एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और एक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। आगे चल के हमने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आओ पढ़ते हैं इसमें कैसे कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो इसमें क्या लिखा है कि नियरली ऑल द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म कंज्यूम बाय द प्रोड्यूसर और द लोकेलिटी, यानी जिस एरिया में हमने प्रोड्यूस किया वहीं पे कंज्यूम हो गया, या मैंने प्रोड्यूस किया तो मैंने और मेरी फैमिली ने कंज्यूम कर लिया, तो ये निर्वाह कृषि है, सब्सिस्टेंस कृषि है। खेत में उत्पादित लगभग सभी उत्पादकों या स्थानीय क्षेत्रों द्वारा ही उपभोग किए जाते हैं। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 सब कैटेगरीज, मैंने बोला था ना कि फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक तो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है कि हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, हम फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि एक ही ज़मीन पे हम लगातार खेती कर सकते हैं, हमें ये लगता है एक बार खेती हो गई कुछ टाइम तक करी उसके ऊपर तक चली गई फिर छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाओ। आगे क्या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जब हमें टेक्नोलॉजी पता चल जाएगी, फर्टिलाइजर का यूज़ इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यू इक्विपमेंट्स का यूज़ स्टार्ट कर देंगे, तो हम उसी सेम पैच ऑफ लैंड पे इंटेंसिवली एग्रीकल्चर करेंगे, यानी मल्टीपल टाइम्स हम एग्रीकल्चर करेंगे। इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। तो आओ पढ़ते हैं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, आदिम निर्वाह कृषि क्या है। इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि एक टाइम के बाद एक जमीन की फर्टिलिटी चली गई, हमें ये नहीं पता कि हम इसको अगर टिल करेंगे, इस पर हल चलाएंगे तो मिट्टी रिवर्सल हो जाएगी और वापस से उसकी जो उर्वरकता है वो वापस आ सकती है, अभी हमको ये पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब उसकी उर्वरकता चली जाती है तो उस पैच ऑफ लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरी जमीन पर आगे खेती करने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न कैसे कि मान लो कि फसल को काटा और उसकी उर्वरकता वापस लाने के लिए क्या करेंगे कि उसको जला के उसकी राख को वहीं छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो जिससे क्या होगा उस जमीन की उर्वरकता वापस आ जाएगी। या समटाइम क्या करते हैं कि जंगल काट के आग लगा के जो राख बची उस राख को वहीं बीज डाल देते हैं, तो उससे भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। स्थानांतरित कृषि या काटना और जलाना कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब जब मैंने बोला कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है तो टूल्स भी प्रिमिटिव यूज होंगे। दिस कल्टीवेशन इज डन बाय प्राइमरी टूल्स लाइक स्टिक, डंडा एंड होज। होज वो होता है जिसमें ऐसे वो निकले होते हैं पंजे से और उससे मिट्टी को आगे पीछे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खेती बाड़ी लाठी और कुदाल जैसे प्राथमिक औजारों से यूज हो रहा है। अभी तक हमारे पास हल नहीं आया या अलग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आए जिससे हम एक्सटेंसिव फार्मिंग कर सकते हैं। अभी कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ट्रॉपिकल रीजन क्या है, जो इक्वेटर के पास वाले रीजन है, ये है 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इसके पास वाले एरियाज में परफॉर्म होगा, ये देखो जहाँ जहाँ ये 0 0 चल रही है इसके पास वाले एरिया में परफॉर्म हो रहा है ये वाला। और क्यों परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इसलिए यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं इसको। तो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होता, कहाँ होगा, अफ्रीका में होगा, देखो यहाँ हो रहा है। साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पे, एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब क्या था, ये तो था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब हमें करना है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, है ये भी निर्वाह कृषि, बट यहाँ पे हम खेती बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हो गए, टूल्स आ गए, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आ गए। तो क्या है कि दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या के लिए खाना प्रोड्यूस करना है, तो हमें खेती भी इंटेंसिवली भी करनी पड़ेगी, यानी गहन खेती करनी पड़ेगी। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कैसे कि इसे हमने डिवाइड करा क्रॉप्स के हिसाब से, फसल के हिसाब से, यानी एक खेती हुआ है जिसमें सिर्फ पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, यानी सिर्फ चावल उगाया जा रहा है, और एक खेती हुआ है जिसमें क्रॉप्स अदर देन पैडी, यानी
धान के अलावा भी अन्य फसलों का प्रभुत्व है। तो इसमें कौन कौन सी फसल है? वीट, सोयाबीन, बार्ले एंड सोरगुन, यानी गेहूं, सोयाबीन, जौ और ज्वार। यह कहना है कि लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, जमीन थोड़ी छोटी होती है। और कौन काम करता है एज अ लेबर? फैमिली ही काम करती है एज अ लेबर। ठीक है, ये इसका मैप है, यहाँ इस वाले एरिया में परफॉर्म होती है। जो डार्क एरियाज है उसमें राइस उग रहा है, जो लाइट एरियाज है उसमें राइस के अलावा अदर फसलें उगाई जा रही हैं, अदर क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, जैसे वीट, सोयाबीन, बार्ले एंड सोरगुन। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ये तो हमने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ी थी कि इसमें सिर्फ हम पर्सनल कंजम्पशन या लोकेलिटी के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में हम बड़ी लार्ज मार्केट के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को हमने फर्दर डिवाइड किया है 6 टाइप्स में, तो अभी उनको रीड करते हैं। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या कहती है कि प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन यूटिलाइजेशन बाय द फार्मर, यानी अपने कंजम्पशन के लिए उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, उनको मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपयोग करने के बजाय बाजार में बिक्री के लिए कृषि उत्पादों का उत्पादन करना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर के हम प्लांट उगाएंगे। कैसे प्लांट? कि जैसे कॉफ़ी के, चाय के, कोका यानी जिससे चॉकलेट बनती है, रबड़ के, ऐसी चीज़ों का जिनको मार्केट में प्रोड्यूस किया जाए। और ये वाला एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर सबसे पहले किसने शुरू किया? ये यूरोपियन लोगों ने शुरू किया। और कहाँ पे किया? अपनी कॉलोनीज में। जिन एरियाज़ को उन्होंने कैप्चर किया उन एरियाज़ में उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका व्यापार करना, मेन मोटिव तो उनका व्यापार करना था, प्रॉफिट कमाना है। तो इन्हीं चीज़ों का व्यापार होता था। जैसे शुगर केन का ही व्यापार करेंगे क्योंकि चीनी की बहुत डिमांड होती है। This type of agriculture was introduced by Europeans in their colonies located in tropical region. रीजन अभी भी वही है, ट्रॉपिकल रीजन ही, क्योंकि वहाँ पे खेती करना आसान है, क्योंकि वहाँ पे बारिश आती है तो पानी भी जरूरी है ना। इस प्रकार की कृषि पद्धति को यूरोपीय द्वारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित अपने उपनिवेशों में शुरू किया गया। यहाँ पे ये याद रखने चाहिए कि कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे हम उगा रहे हैं। टी, कॉफ़ी, कोका, रबर, कॉटन, ऑयल पाम एंड शुगर केन, यानी चाय, कॉफ़ी, कोका, रबर, कपास, ताड़ का तेल और गन्ना आदि, इन सब चीज़ों को, फसलों को हम उगा रहे हैं। इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल, क्योंकि बहुत पैसा लगेगा, बड़े बड़े बागानों में उगाएंगे ना इनको, लार्ज एस्टेट चाहिए, बहुत बड़ी ज़मीन होल्डिंग चाहिए, तभी तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज हो पाएगा कि हम ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, अगर चाय उगाए तो चाय उगा रहे हैं, कॉफ़ी उगाए तो कॉफ़ी उगा रहे हैं, शुगर केन, गन्ना उगाया तो गन्ना ही उगा रहे हैं। ये बात याद रखना कि ये सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन वाला है। इसके लिए बड़ी पूंजी निवेश, विशाल भूभाग की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही फसल की विशेषज्ञता आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्या है? मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या है कि अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो यहाँ पे आता है ऊपर यूरोप और नीचे आता है इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो इसके बीच में एक सी आता है, इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर। तो इन एरियाज में होने वाली खेती को हमने मेडिटेरियन, यहाँ के अलावा भी होती है, अमेरिका वगैरह और जगह भी होगी, पर मेनली यहाँ पे होती है। और क्या उगाए जाते हैं यहाँ पे? सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट उगाए जाएंगे, ग्रेप्स उगाए जाएंगे, ओलिव्स उगाया जाएगा। और यहाँ पे वाइन बहुत बनाई जाती है, ग्रेप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वाइन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। जैसे हमने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब रोमन एम्पायर इसी जोन में था, इसी एरिया में था, तो वहाँ पे ओलिव ऑयल का बहुत प्रोडक्शन होता था। तो यही वाला रीज़न है। तो क्या कह रहे हैं कि ये वाली कृषि कैसी? हाईली स्पेशलाइज्ड है। इट इज़ हाईली स्पेशलाइज कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी प्रॉपरली प्योरली मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, नो पर्सनल कंजम्पशन। ये अत्यधिक विशिष्ट वाणिज्य कृषि है। कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? बोथ साइड्स ऑफ द मेडिटेरियन सी, यानी यूरोप वाले पार्ट में भी और अफ्रीका वाले पार्ट में भी, सदर्न कैलिफोर्निया यानी यूएसए में हो रही है, सेंट्रल चिली एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी परफॉर्म हो रही है। बट यहाँ पे उगता क्या है याद रखना है, इंपोर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों के लिए, ओलिव्स के लिए, फिग यानी अंजीर के लिए एंड अदर वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे क्या होता है? खट्टे फल, जैतून, अंजीर और अन्य सब्जियां एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्या है कि मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, यानी सब्जियों का प्रोडक्शन करना, किसके लिए? अर्बन सेंटर्स के लिए, कि प्योरली जितनी भी सब्जी होगी वो सब अर्बन सेंटर में जाएंगे। फ्लावर, हॉर्टिकल्चर, फूल उगाना, ठीक है, बागवानी, बाजार के लिए सब्जी और बागवानी। इट इज स्पेशलाइज इन कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फूलों को उगा रहे हैं, फूलों की जरूरत होती है। फॉर अर्बन मार्केट्स, शहरी बाजारों के लिए सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती में विशेषज्ञता रखता है। इट इज़ डन ऑन स्मॉल फॉर्म्स, याद रखना कि जहाँ पे इनकी खेती करेंगे वो स्मॉल है, बट कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव बहुत है, क्योंकि बहुत लेबर लगेगा उसमें और पैसा भी बहुत लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन यानी व्यापक वाणिज्यिक अनाज खेती, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका मैप भी इंपॉर्टेंट है कि अब हम जो अनाज उगा रहे हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे मार्केट के लिए उगा रहे हैं। और इसमें मेनली हम वीट उगाते हैं। वीट के अलावा भी कुछ फसलें हैं जैसे कॉर्न हो गया यानी भुट्टा, बार्ले, ओट्स एंड राई। यानी मुख्य फसल क्या है गेहूँ के अलावा गेहूँ, और उसके अलावा मक्का, जौ, राई और जई और राई को उगाया जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब कि वहाँ पे बारिश आ भी जाती है नहीं भी आती है। तो सेमी एरिड एरियाज में अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ पे बारिश होती भी और बारिश नहीं भी होती। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो लैंड होल्डिंग होगी, जो जमीन होगी वो बहुत लार्ज होगी, छोटी छोटी नहीं होगी। लैंड होल्डिंग आर लार्ज एंड मशीन्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस। मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हमारे पास ज़मीन बहुत बड़ी है तो उस इतनी बड़ी ज़मीन पे हम खाली इंसान थोड़ी काम कर सकते हैं, मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, हार्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो फसल उग जाएगी तो उसे काटने के लिए हार्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हार्वेस्टर होते हैं वो मशीन जो फसलों को काटती है। भूमि के बड़े बड़े टुकड़े हैं और इस प्रक्रिया में मशीनों का उपयोग किया जाता है। रीजन कहाँ है? यूरेशियन स्टेपीज। कहाँ है यूरेशियन स्टेपीज? ये रहा। कैनेडियन एंड अमेरिकन पेरीज, ये रहा। पाम्पाज ऑफ अर्जेंटीना कहाँ पे है? ये रहा। द बेल्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका कहाँ पे है? ये रहा। ऑस्ट्रेलियन डाउन्स कहाँ पे है? ये रहे। और कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड यानी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये मैप्स को ध्यान रखना है, ये मैप्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग मतलब कि हम एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही टाइम पे उगा रहे हैं। और ये कब हो सकता है? बहुत एडवांस कंट्रीज में होगा जहाँ पे पैसा भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस इन हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। अब मैंने बोला था ना इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। किस पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा? मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा, जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखा जाएगा। इट रिक्वायर्स हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग्स। इसके लिए कृषि मशीनरी और भवनों पर भारी पूंजीगत विषय होता है। भवन क्यों? क्योंकि जो फसलें प्रोड्यूस होंगी उन्हें स्टोर भी तो करके रखना है, ऐसे खुले में थोड़ी छोड़ेंगे। इट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अगर उसी ज़मीन पे हमें बहुत सारी फसल उगानी है तो उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उर्वरकता है, उसको भी तो मेंटेन रखना है। अब नेचुरल फॉर्म में तो उसे मेंटेन रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि हम हरी खाद बना ले, पेड़ के पत्तों से बना ले, गोबर से बना ले, नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बना ले, केचुए से बनती है जो, वैसे बना ले। बट वो भी इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते जितने जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो शॉर्ट टाइम पे प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें ये बात भी याद रखने वाली है कि लैंड होल्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो मॉडरेट साइज की है। क्रॉप्स क्या क्या उगती हैं? वीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फोडर यानी चारा, जो पशुओं के लिए चारा है। रूट क्रॉप्स जैसे गाजर, मूली, ये सब उगती हैं। बीट रूट हो गई। तो फसलें क्या क्या है? गेहूँ, जौ, जई, राई, मक्का, चारा और कंद वाली फसलें यानी जिनमें जड़ें हों। सोइल फर्टिलिटी इज मेंटेन थ्रू, ये याद रखना है, मेंटेन थ्रू क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन कैसे? कि सेम ही क्रॉप्स को रिपीट नहीं करना है। मान लो हमने एक क्रॉप उगाई, मूली उगाई, नेक्स्ट में गाजर उगा ली, ये एक एग्जाम्पल है। तो सेम क्रॉप को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो सेम क्रॉप सेम न्यूट्रिएंट्स की डिमांड करती है ज़मीन से, और एक क्रॉप रोटेशन के बाद तो न्यूट्रिएंट्स थोड़े डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दो। जैसे दाल बहुत यूज़ होती है, दाल को ग्रो करने से क्या होता है कि दाल जो होती है वो मिट्टी की उर्वरकता वापस लाने में बड़ी हेल्पफुल होती है। तो कई बार जब हम इंडिया में गन्ना या वैसी चीज़ें उगाते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट नई फसल ना उगा के हम बीच में दालों को उगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी या उसकी उर्वरकता वापस आ जाती है। और इसमें मैप याद रखना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ये यहाँ पे यूरोप में परफॉर्म हो रहा है, यहाँ इधर अमेरिका और कनाडा में परफॉर्म हो रहा है, ये साउथ अमेरिका में और ये अफ्रीका में। डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि डेयरी फार्मिंग में हम उन एनिमल्स को पालते हैं जो मिल्चिंग होते हैं, यानी दुधारू, जो दूध देंगे। ठीक है, इट इज़ एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल, यानी वो एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। इट इज़ प्रैक्टिस मेनली नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, यानी शहरों के और जो औद्योगिक केंद्र हैं उनके आसपास ही होते हैं। यह दुधारू पशुओं के पालन पोषण का एक उन्नत और कुशल तरीका है। कुशल यानी एफिशिएंट वे ऑफ डीलिंग विद देम। इसका प्रचालन मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के आसपास होता है। अब इसमें पैसा चाहिए क्योंकि इतने सारे एनिमल्स को रखना भी है, उनकी केयर भी करनी है, उन्हें चारा भी खिलाना है, बीमार होने पे उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो इट रिक्वायर्स हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्टोरेज फैसिलिटी भी चाहिए, दूध तो निकाल रहे एकदम थोड़ी बिक जाएगा सारा, उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। फीडिंग के लिए भी चाहिए और मिल्किंग मशीन्स भी चाहिए कि हाथों से तो इतने सारे जानवरों का दूध नहीं निकाला जा सकता ना। तो उसके लिए मशीन्स आती हैं कि जानवर एक जगह पे जाके खड़ा होएगा, मशीन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी और वो दूध निकाल देगी।
तो इसलिए पैसा लगता है उन सब चीज़ों में। तो इसके लिए उच्च पूंजी निवेश, भंडारण सुविधाएं, चारा खिलाने और धोने की मशीनों की आवश्यकता होती है। अब ये सब तो हमने कर लिया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस हो और जहाँ तक उसे जाना है वो ट्रांसपोर्टेशन भी तो होना चाहिए। ट्रांस डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, यानी उसको ठंडा रखना है, ख़राब नहीं होने देना। प्रिजर्वेशन, उसे प्रिजर्व भी करके रखना है। जैसे कि हम देखते हैं कि अमूल के पैकेट्स आते हैं तो उन पर डेट होती है 3 to 4 डेज़ की, तो प्रिजर्वेशन के बाद ही है कि उसको प्रिजर्व कर दिया। उसमें हमने ऐसे केमिकल प्रोसेस से उसको निकाला कि वो जल्दी से 3-4 दिन में ख़राब नहीं होगा, उसकी लाइफ हमने इंक्रीज़ कर दी। तो प्रिजर्वेशन प्रोसेस हैव इंक्रीज द स्टोरेज फैसिलिटी। तो जैसे जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन बेहतर किया, रेफ्रिजरेशन बेहतर किया, प्रिजर्वेशन प्रोसेस बेहतर कर दी, तो उससे क्या हो गया कि इन सब चीज़ों की स्टोरेज फैसिलिटी इंक्रीज हो गई, जिससे और लार्ज स्केल पे हम डेयरी फार्मिंग कर पा रहे हैं। परिवहन, प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन, संरक्षण प्रक्रियाओं के विकास से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। और ये कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं वर्ल्ड में? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप यानी इस वाले पार्ट में, कनाडा यानी इस वाले पार्ट में, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी इस वाले पार्ट में, और न्यूजीलैंड यानी यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना, मेरे हिसाब से ये इस बार के पेपर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है डेयरी फार्मिंग। लास्ट ऑप्शन क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, जो हमने टोटल 4 डिवीजन किए थे ना। सबसे पहला क्या आया था? हंटिंग एंड गैदरिंग। सेकंड आया था पेस्टोरलिज्म यानी पशुपालन। फिर आया था एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो लास्ट क्या है? माइनिंग यानी खनन। अब ये क्यों जरूरी है? ये इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि जिससे हम नए नए टूल्स बना पाए। टूल्स के जरूरी हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी टूल्स जरूरी हैं, और मिनरल्स इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए भी जरूरी हैं। जैसे आज के टाइम में हमें चिप्स बनाने तो उसके लिए सिलिकॉन चाहिए, अलग अलग मिनरल्स चाहिए। हमें पावर प्लांट्स लगाने तो उसके लिए न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए भी तो माइनिंग करनी पड़ेगी ना, वो ऐसे एकदम ऊपर थोड़ी रखे हैं। तो माइनिंग क्या है? माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स, मेटल्स एंड जियोलॉजिकल मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड अंडरग्राउंड। समटाइम कुछ मटेरियल अर्थ के सरफेस के पास ही मिल जाते हैं और कुछ डीप इन द अर्थ मिलते हैं, तो हमें अंडरग्राउंड नीचे जाना पड़ता है। तो खनन पृथ्वी की सतह या भूमिगत मूल्यवान खनिजों, धातुओं और भूवैज्ञानिक पदार्थों का निष्कर्षण यानी उनका एक्सट्रैक्शन है। द यूज ऑफ मिनरल कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आउट द हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। ये एजेस हमने किस बेसिस पे डिसाइड की? कि जिस एजेस पे हमें वहां से टूल मिलते गए। कॉपर के टूल मिले तो हमने कॉपर एज बोल दिया, ब्रॉन्ज के टूल मिले तो ब्रॉन्ज एज बोल दिया, आयरन के टूल मिले तो आयरन एज बोल दिया। और ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आयरन एज ही है, क्योंकि अगर हम आयरन नहीं आता हमारे पास तो हम इतने लार्ज स्केल पे कभी खेती नहीं कर पाते, क्योंकि बिना आयरन के हम इतने जंगल ही नहीं काट पाते जहाँ हम खेती कर पा रहे हैं। ठीक है, तो खनिजों का उपयोग इतिहास में तांबा युग, कांस्य युग और लोह युग के संदर्भ में देखा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जैसे मैंने बताया ना कि मिनरल्स की नीड इंडस्ट्री में भी होती है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जैसे हमें फोन्स बनाने हैं, चिप्स बनानी है तो उसमें सिलिकॉन यूज़ होती है, तो वो नॉर्मल सिलिका यूज़ नहीं हो रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं तो वो सब मिनरल्स से, जैसे आयरन बनाना है, स्टील बनाना है, तो वो भी तो एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा ना हमें ज़मीन के अंदर से, तभी तो आयरन और स्टील बनेगा। तो औद्योगिक क्रांति के साथ ही खनन का भी विकास शुरू हुआ। अब हमें ये देखना है कि माइनिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, यानी खनन उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये थोड़ा याद रखना है। एक है फिजिकल फैक्टर यानी भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या है कि किस साइज की है, वो ज़्यादा बड़ा साइज है, छोटा साइज है, कैसे। ग्रेड मतलब उसकी श्रेणी क्या है, क्वालिटी क्या है, हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है। नेक्स्ट क्या, मोड ऑफ अकरेंस, कैसे कि लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, डस्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में। ठीक है, तो निष्पक्षों का आकार कैसा है, श्रेणी कैसी है और पाए जाने का तरीका कैसा है, उस हिसाब से तो हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर यानी आर्थिक कारक, यानी जो मिनरल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्या उसकी डिमांड है भी। पता लगा हमने मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिया, कोई उसकी डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो वो तो इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी, क्या हमारे पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी है कि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर भी पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या, कैपिटल, की उसमें कितनी पूंजी लगने वाली है। पता लगा उसे निकालने में ज़्यादा पूंजी लग गई और उस मिनरल का जब यूज़ हुआ जो या मार्केट में बेचा गया तो उससे हमने इतना पैसा अर्न नहीं किया, तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्या ज़्यादा हैवी तो नहीं है, ज़्यादा हैवी होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। लाइट वेट है, हैवी वेट है, तो ये सब चीज़ों पे भी डिपेंड करते हैं। यानी आर्थिक कारक क्या है, खनिजों की मांग, प्रौद्योगिकी, पूंजी और परिवहन की लागत। माइनिंग को हम फिर 2 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, एक सरफेस माइनिंग और एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग क्या होती है कि जब कुछ मिनरल, हमने पढ़ाया था कि कुछ मिनरल सरफेस के पास ही मिल जाते हैं तो वो आसानी से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आओ, इसे सरफेस माइनिंग भी बोलते हैं और ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं। इट इज़ द ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला, चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट आर फाउंड क्लोज टू द सरफेस, जो सरफेस के पास मिलते हैं।
द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो, क्योंकि ज़्यादा नीचे जाना ही नहीं है तो ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स भी नहीं चाहिए और सेफ्टी प्रिकॉशंस भी ज़्यादा नहीं है। तो सतही खनन क्या कह रहा है कि यह सतह के निकट पाए जाने वाले खनिजों के खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इस विधि में सुरक्षा उपायों और उपकरणों की लागत अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट क्या है अंडरग्राउंड माइनिंग। अब अंडरग्राउंड माइनिंग क्या है कि हमें यहाँ से नीचे जाना है। अब नीचे जाएंगे तो इक्विपमेंट भी ज़्यादा चाहिए, इक्विपमेंट भी महंगे वाले चाहिए, अच्छे चाहिए। और जब हम नीचे चले गए और फिर एक्सट्रैक्ट करने मिनरल्स को बाहर, तो अलग तरह की टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अब उसमें खतरा भी है, जब हम जमीन के नीचे जाएंगे तो गैस भी हो सकती है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, चीज़ें धंस भी सकती हैं। तो क्या अंडरग्राउंड माइनिंग, इट इज़ यूज्ड व्हेन द मिनरल्स लाई डीप बिलो द सरफेस। अ वर्टिकल शाफ्ट, ये वाली वर्टिकल शाफ्ट sent below the surface of to reach the minerals. This method is risky as there might be poisonous gases, जहरीली गैस हो सकती है, आग लग सकती है, फ्लड्स एंड केविंग्स हो सकती है। जैसे मूवीज में हम देखते हैं, अभी वो आई थी अक्षय कुमार वाली मूवी जिसमें लोग फंस जाते हैं नीचे केव में, उसका नाम मैं भूल गया। तो उसमें क्या होता है, फ्लड आ जाती है ना, कि नीचे पानी भी आ सकता है। लीडिंग टू फैटल एक्सीडेंट, यानी ऐसे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं जिसमें जान भी जा सकती है। तो भूमिगत खनन क्या है कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब खनिज सतह के काफी नीचे मौजूद होते हैं। खनिजों तक पहुंचने के लिए सतह के नीचे एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट यानी वर्टिकल शाफ्ट भेजा जाता है। यह विधि जोखिम भरी है क्योंकि इसमें जहरीली गैसें, आग, बाढ़ और भूस्खलन जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिनसे घातक हादसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर 4 को करते हैं फिनिश। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, हम क्या आगे मैंने स्टार लगाया, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइनिंग या डेयरी फार्मिंग, इसका मैप इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला जो है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इसका भी मैप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको एक बार रिवाइज करना है, मैप्स को बार बार देखते रहना है, जिससे वो माइंड मैप हो जाए, याद रहे हमें, कि जैसे हम पेपर में देखें मैप तो हमें याद आ जाएगी कौन सी खेती का है, कौन सी कृषि का, एग्रीकल्चर का ये मैप है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे कवर करेंगे और इनके एमसीक्यू और क्वेश्चंस को हम जल्दी ही कवर करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।